नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की कहानी कुलजोड़। मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। पापा के दफ्तर पहुंचते पहुंचते मुझे 4 बज जाते हैं। वे अपने ड्राइंग रूम एरिया के कंप्यूटर पर बैठे हैं, अपने निजी सेक्रेटरी रंभा के साथ। दोनों खिलखिला रहे हैं। रंभा से आज कुछ भी ठग लो। मुझे देखते ही पापा अपनी कंप्यूटर वाली कुर्सी से उठकर मुझे अपने अंक में ले लेते हैं। इसने अभी कुछ देर पहले 50,000 रुपए बनाए हैं। कैसे? उनके आलिंगन के प्रति मैं विरक्त हो उठती हूँ। पहले की तरह उसके उत्तर में अपने गाल उनके गाल पर नहीं जा टिकाती। शेयर्स से। सुबह जो शेयर खरीदे थे उनकी कीमत 3 बजे तक 5 गुना चढ़ गई और इसने उन्हें बेच डाला। बधाई दो इसे। इधर मैं उसे बधाई देने ही तो आई हूँ। पापा से मैं थोड़ी अलग जा खड़ी होती हूँ, इसकी ड्राइविंग सीखने के लिए और इसकी नई ऑल्टो के लिए। रंभा की खिलखिलाहट लोप हो रही है। हरीश ने तो सिखाई नहीं होगी। मैं व्यंग कर रही हूँ। रंभा हरीश की पत्नी है, जो पापा के रिटायरमेंट के समय के सरकारी दफ्तर में एक जूनियर पीए है। और पापा ने उसे जब अपने रिटायरमेंट के बाद खोली गई अपनी इस नई कंसल्टेंसी के लिए एक निजी सेक्रेटरी की जरूरत की बात की थी, तो उसने रंभा को लाकर पेश किया था 15,000 रुपए माहवार पर। किचन को फोन करो रंभा। पापा तुरंत स्थिति संभाल ले जाते हैं। 3 चाय और 1 प्लेट पनीर पकौड़े इधर भेज दे। जी सर। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना रंभा सोफे के बगल में रखे फोन पर 3 अंक घुमाकर पूछती है, किचन? पापा ने अपना ये दफ्तर अपने एक मित्र के गेस्ट हाउस के एक स्वीट में खोल रखा है, जिसकी रसोई से जो चाहो जब चाहें कुछ भी मंगवा सकते हैं। सच पूछें तो ये पापा का दफ्तर कम और अतिथि आवास ज्यादा है। शहर से बाहर के अपने मित्रों और परिवारजन को पापा यहीं ठहराते हैं, उधर मामा के पास नहीं। पापा मेरे लिए कुछ मत मंगवाइए। पहले की तरह सोफा ग्रहण करने के बजाय मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी है सौरभ के बारे में, लेकिन अकेले में। सौरभ मेरे पति हैं 2009 से। रईस पिता के इकलौते बेटे, शहर के सबसे बड़े मॉल की एक बड़ी दुकान के अपने पिता की साझेदारी के मालिक। 15 वर्षीय मेरे रोहित और 11 वर्षीय मेरी वृंदा के पिता। अकेले में? हड़बड़ा कर पापा रंभा की ओर देखते हैं। मैं जाऊं? वो अपनी ही छोड़ती है। पिछले शनिवार के अंदाज में सौरभ उस दिन बच्चों को अपने क्लब के स्विमिंग पूल ले जा रहे थे और मैं मम्मा पापा से मिलने उनके घर पर गई हुई थी। रंभा उस समय वहीं थी। अभी 3 ही दिन पहले पापा ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था और उन दिनों दफ्तर नहीं जा रहे थे। रंभा ही दफ्तर से डाक ला रही थी। लंच के लिए जब हमारा नौकर परसराम पापा को बुलाने गया तो उन्होंने उससे खाने की मेज पर रंभा की प्लेट भी लगवा ली। ये लड़की बाद में खाएगी। माँ ने मेज पर पहुंचते ही परसराम को रंभा की प्लेट उठा ले जाने का आदेश दिया। जब तक पापा भी रंभा के साथ वहां पहुंच गए। या तो ये लड़की भी अभी खाएगी या फिर मैं बाद में इसके साथ खाऊंगा। नो कोहॉर्टिंग विद अ सर्फ ऑन माई टेबल। अर्थात अपनी मेज पर मुझे एक दास की संगत स्वीकार नहीं। रंभा की कमजोर अंग्रेजी का लाभ उठाते हुए मामा ने अंग्रेजी में पापा से कहा। वो दास नहीं है। रंभा की सुविधा के लिए पापा हिंदी में बोले, मेरी मित्र है, मेरी मेहमान है। हाथ बांधकर परशुराम मम्मा की ओर देखने लगा। पापा से ज्यादा वो मम्मा की बात मानता है। जानता है उसे पक्की सरकारी नौकरी दिलाने में मम्मा उसके लिए अधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। यूं तो पापा और मम्मा आईएएस में एक ही साल में आए थे और रिटायर भी इसी एक ही साल में हुए थे। मम्मा मार्च में और पापा सितंबर में। किंतु मम्मा को अपनी एक विदेशी पोस्टिंग के आधार पर एक सार्वजनिक एक विशाल संस्था में अध्यक्षा की नियुक्ति मिल गई थी। इसी 1 अप्रैल से ही रिटायरमेंट के बाद का एक दिन भी उनका खाली नहीं गया था, जैसे पापा के जनवरी तक के ये पूरे 4 माह। लेट अप योर टेम्पर मम्मा, लेट इट बी, मैंने मम्मा को संकेत दिया। अर्थात वे अपने गुस्से को विराम दे दें और ऐसा ही चल लेने दें। यट अगेन, अर्थात एक बार फिर। मम्मा का चेहरा बुझ गया। बट शी इज नॉट अवर इक्वल, अर्थात किंतु वो हमारे बराबर की नहीं। क्यों? पापा चिल्ला पड़े। उसके हाथ में उंगलियां कम हैं या खाने के लिए मुंह ज्यादा है? मैं जाऊं?
रंभा ने पापा की ओर देखकर अपनी ही छोड़ी। उसकी इसी ही की बारंबारता को देखते हुए हम माँ बेटी उसे अकेले में लाफिंग गैस अर्थात हास्य गैस कह के पुकारा करते हैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर ए डेलिकेसीज दैट आई हैड गॉट फॉर यू, अर्थात तुम्हारे लिए विशेष बना भोजन मैं उसके साथ बांटना नहीं चाहती थी। मामा की आवाज टूटने लगी। रिमिट योर हॉटर मामा, अर्थात अपना दर्द छोड़ दो माँ, फॉर माई सेक, मेरी खातिर। ठीक है, मम्मा ने परसराम को संबोधित किया, सभी प्लेटें यहीं रहने दो। खाने की कुर्सी के पास खड़ी रंभा ने अपनी हाथ से गैस फिर छोड़ी, पापा की ओर देखते हुए। बैठो रंभा, पापा से पहले मैंने उसे कह दिया। मर्यादा बनाए रखने के लिए मम्मा फिर वहां खाने के अंत तक बैठी तो जरूर, मगर पुराने अभ्यास के विपरीत उन्होंने कोई भी पकवान ना ही किसी को परोसा और ना ही स्वयं ही भरपेट खाया। सौरभ के बारे में है? पापा सोच में डूब जाते हैं। तो चलो हम ही उधर हॉल में चलते हैं, रंभा या कंप्यूटर पर अपना काम पूरा कर लेगी। ठीक है, पापा के साथ मैं भी अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाती हूँ, और चाय भी हम दोनों वहीं ले लेंगे। और मेरी चाय? रंभा मचलती है। वो मैं यहाँ भिजवा दूंगा तुम्हारे पनीर पकौड़ों के साथ। हॉल में पापा के मित्र के दूसरे किराएदार ने 2 सोफों के साथ 8 कुर्सियां और एक लंबी मेज लगवा रखी है, जो उसकी कंपनी की मीटिंग्स के दौरान कॉन्फ्रेंस के काम में लाई जाती है और मीटिंग्स के बाद खाने खिलाने के। रसोई की तरह पापा इस हॉल में खाली होने पर इसका प्रयोग भी मुक्त रूप से कर सकते हैं और करते हैं। वास्तव में इस फ्लैट की एंट्री ही हॉल से होती है। हाँ, तो सौरभ क्या कहता है? हम दोनों के सोफे पर अपने अपने आसन ग्रहण करते ही पापा पूछते हैं। उसने आज रंभा को नई ऑल्टो ड्राइव करते हुए क्या देख लिया, मुझे आपसे ये पूछने के लिए इधर भेज दिया, क्या वह मोटर आपने उसे खरीद कर दी है? उसे बता देना, मेरे निजी मामलों में उसे दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। मुझे भी नहीं। मैं सतर्क हो जाती हूँ। इधर मैं पापा को नाराज करने नहीं आई। तुम जानना चाहोगी तो मैं जरूर बताऊंगा। तुम तो मेरी लाडली हो, मेरी निहंग लाडली। पापा मेरे हाथ से खेलने लगते हैं, मानो अभी भी मैं कोई बच्ची हूं। हाँ पापा, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने उसे खरीद कर नहीं दी, सिर्फ उसे खरीद कर लोन दिया है, जिसे वो आप ही के शेयर्स बेचकर उतार रही है। प्लीज पापा, थ्रो दैट पैरासाइट आउट, अर्थात कृपया उस परजीवी को बाहर निकाल फेंकिए। कॉल मी अ पैरासाइट, नॉट हर। आई लिव ऑन हर, शी इज नॉट लिव ऑन मी, अर्थात तुम मुझे परजीवी कहो, उसे नहीं। मैं उसके सहारे जी रहा हूं, वो मेरे सहारे नहीं जी रही। मगर क्यों? जीने के लिए आपको ऐसी ऐसी वांट विट, अर्थात ऐसी साधन विहीन उच्चाकांक्षी और मूर्खा का सहारा क्यों चाहिए, जब मामा आपके साथ खड़ी हैं? वो मेरे साथ कहाँ खड़ी होती है, आगे ही निकल भागती है। भूल जाती है हम दोनों बराबर की तनख्वाह पाते रहे हैं, बराबर के रैंक से रिटायर हुए हैं, बराबर की पेंशन पा रहे हैं। और सच बताऊं तो वो ये भी भूल जाती है हम सबसे पहले मानव जीव हैं, हमें मानव स्पर्श की, मानव प्रेम की जरूरत रहती है। मैं चाहूं तो कह सकती हूँ पापा, ये शिकायत तो माँ बाप भी कर सकती हैं, लेकिन परस्पर विरोधी अव्यवस्थित माता पिता की संतान सामान्य बच्चों की तरह ना तो उन तक दूसरे की शिकायत पहुंचाती है और ना ही एक दूसरे की शिकायत करती है। और क्या तुम्हें मालूम है, इधर मेरी दोनों आंखें मोतियाबिंद से कमजोरतर होती रही हैं, और उधर तुम्हारी चेयरपर्सन साहिबा मुझे क्या बता रही थी? हमारे मंत्री मेरे विभाग के सभी रीजनल डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, और उस मीटिंग से पहले मुझे सभी का काम उनके रीजन में जाकर देखना परखना है। ऐसे में मुझे किसने देखा? तुम्हारी उस वॉन ने बीवी ने, उस वॉन्ट विट ने। मेरे साथ वो डॉक्टर के पास जा रही थी, 3-3 घंटे मेरे साथ वहां बैठ रही थी। और मालूम है, ऑपरेशन के दिन वहां मेरे साथ कौन था? वही वॉन एंड बी, वही वॉन्ट विट। और ऑपरेशन के बाद आंख में हर घंटे दवा डालने का काम किसने संभाला? दिन में उस लड़की ने और रात में उसके पति ने। इस बीच चेयरपर्सन साहिबा क्या करती रही थी? एक दौरे के बाद दूसरे दौरे की तैयारी, एक रिपोर्ट के बाद दूसरे रिपोर्ट का आयोजन। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया पापा? अपनी बाहों से मैं उनके कंधे घेर लेती हूँ। क्या मैं जानता नहीं वो सौरभ और उसका परिवार तुम्हारे समय को कैसे अपनी पकड़ में रखते हैं? ब्लडी बास्टर्ड्स, अर्थात पुश्तैनी हरामजादे।
चाय सर। रसोई की दिशा से एक आदमी चाय की ट्रे के साथ आकर खड़ा हो गया। मैं अपनी बाहें पापा के कंधों से अलग कर लेती हूँ। 2 चाय यहाँ रख दो और तीसरी चाय और एक प्लेट में कुछ पकौड़े रखकर अंदर मेरे स्वीट में पहुंचाया आओ। जी सर। अपनी मोटर की हैंड ब्रेक खोलते समय मैं अपनी घड़ी देखती हूँ। वो 4:45 दिखा रही है। गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही मैं मामा के दफ्तर की सड़क लेती हूँ। सौरभ का मानना है मेरी मामा को चेताना बहुत जरूरी है ताकि पापा रंभा को कुछ और न दे दिला दें। अपनी मोटर कम भीड़ वाली एक सड़क के किनारे पर रोककर मैं मामा को मोबाइल मिलाती हूँ। मामा से मिलने के लिए मुझे पहले उनके दफ्तर में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होती है। बोल। मामा अपना मोबाइल उठाती है। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। बिल्कुल मत आना। इस समय मैंने यहाँ अपने रीजनल डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुला रखी है। कब तक खाली हो जाओगी? मालूम नहीं, कोई खास बात है? हाँ, सौरभ ने आज उस लाफिंग गैस को एक नई ऑल्टो खुद ड्राइव करते हुए देखा तो मुझे बोला मम्मा को चेता दो, पापा उस सेक्रेटरी वेक्रेटरी को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। तो मम्मा झल्लाती हैं। वो सोचता है पापा उसे और भी कुछ दे दिला सकते हैं। क्या दे देंगे? मामा ठठाती हैं। मकान मेरे नाम है। और उनका बैंक बैलेंस? वो तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा नहीं। मेरे पास अपना बहुत है। लेकिन मम्मा, सौरभ को समझाओ, उसे तो खुश होना चाहिए, एक गरीब लड़की आगे बढ़ रही है। लेकिन मामा, उसे आगे बढ़ा कौन रहा है? सफल स्त्रियों के पति ऐसी ही गरीब लड़कियों को आगे बढ़ाया करते हैं। और सफल स्त्रियां क्या करती हैं? वो अपने आप को और आगे बढ़ाने लगती हैं और इस तरफ अपनी आंखें मूंद लेती हैं। किंतु उससे समस्या हल हो जाती है क्या? मन में उठ रहे अपने प्रश्न को मोड़कर मैं व्यावहारिकता का वेश पहना देती हूँ। क्यों पूछूं उनसे? आंखें बंद कर लेने से क्या मन में खुल रहे रिस रहे घाव भी अपनी टपका टपकी बंद कर दिया करते हैं? मैं जानती हूँ मामा अपने मन के घाव को, अपनी अवमानना को अपनी असफलता के रूप में नहीं बल्कि एक समस्या के रूप में प्रस्तुत हुए देखना चाहती हैं। समस्या भी वो गरीब औरत ही हल करती है। मामा फिर ठठाती है। आगे बढ़ जाने के बाद वो दूसरे बड़े शिकार ढूंढने लगती है और आपकी गृहस्थी चलती रहती है। मम्मा के लिए गृहस्थी का मतलब शायद उसके स्वरूप से है, जिस पर हो रहे व्यय का परिचालन वे पापा के साथ बखूबी बांटती रही हैं और अब भी बांट रही हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ गृहस्थी के तत्वावधान का स्वभाव तो वे दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही खो चुके हैं। यू आर वेरी ब्राइट मम्मा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है माँ, मैं कहती हूँ। अच्छा बाय। मेरा चपरासी इधर 2 बार झांक कर गया है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी डायरेक्टर्स पहुंच चुके होंगे। लेकिन तुम बोलो, तुम्हारे मन से मेरी चिंता दूर हुई? हाँ मम्मा, दूर हो गई। मैं सच कहती हूँ स्वीट हार्ट, जब तक मैंने चिंता की बहुत कष्ट पाया, चिंता छोड़ी तो सब मिल रहा है। हाँ मम्मा। मैं उदास हो जाती हूँ। कस्बापुर के कष्टदायक वे 3 वर्ष मेरे सामने चले आए हैं जब मम्मा वहां जिलाधीश थीं और पापा मेरी आया को मम्मा से ज्यादा तूल दिया करते थे। ठीक है बाय। मेरा चपरासी फिर इधर झांक रहा है, मुझे अब उठना ही होगा। मम्मा मोबाइल काट देती हैं। किनारे से सड़क के डिवाइडर तक अपनी मोटर ले जाने में मुझे समय लग रहा है। 5 बजे वाले ऑफिस से छूटे लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी कुलजोड़। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।